जो हम लोग पढ़ेंगे आज ना, वो पढ़ेंगे वर्तनी विचार। तो व्याकरण का हमारा चैप्टर नंबर ये है 3। हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है, शब्द भाषा एवं लिपि पढ़ लिया है, उसके बाद वर्ण विचार पढ़ लिया है। ठीक है, अगला हमारा है वर्तनी विचार। तो हमारा ये नया चैप्टर है, इसका नाम है वर्तनी विचार। वर्तनी आप जानते हैं क्या होता है? चीजों को हम किस प्रकार से शुद्ध लिख सकते हैं, इसी चीजों को हम वर्तनी विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? कोई भी चीज हम कैसे शुद्ध पढ़ पाएंगे, इसी चीज को हम लोग वर्तनी विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कि हमको ये तो पता है कि हमारी भाषा के 2 रूप होते हैं। अगर आप इसको ऐसे भाषा लिख दें तो इसके 2 रूप हमको मिलेंगे, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। पहला होगा क्या? लिखित, और दूसरा क्या होगा? मौखिक। ठीक। तो अगर कोई भाषा हम लिखते भी हैं, समझिए बात को, अगर मान लो कोई भाषा हम लिखते भी हैं या कोई भाषा हम बोलते भी हैं, ठीक है, और या तो मान लो हम कोई भाषा बोलते भी हैं, तो भी क्या होता है कि उसमें शुद्धता कितनी अधिक है, या कोई भी वाक्य उच्चारण करते हैं तो उसकी शुद्धता कितनी अधिक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वर्तनी। ठीक। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ ले, चलो हम इसको, अगर वर्तनी का हम शाब्दिक अर्थ लें, अगर वर्तनी का हमको अर्थ निकालना हो तो इसका मतलब होता है अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है क्या? पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलना मतलब जो चीज हो वो सही हो। ठीक। ऐसा नहीं कि हम लखनऊ को लखनऊ बोल रहे हैं, पहुंचाना को चौपाना बोल रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए हमें हिंदी भाषा में वर्तनी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक। एक बात तो ये होगी। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने याद होगा कि विराम चिन्ह पिछली क्लास में पढ़े थे, आपको याद है विराम चिन्ह? बोलिए। तो ये जो विराम चिन्ह हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सब इसी वर्तनी के ही भाग हैं। अब किन किन स्तरों पे वर्तनी का प्रयोग होता है उसको हम देखेंगे। ठीक। तो वर्तनी मुख्यतः 3 स्तरों पे होती है। वर्तनी का जो निर्धारण किया जाता है वो 3 स्तरों पे, यहाँ लिख लेते हैं वर्तनी, इसका निर्धारण 3 स्तरों पे। उसमें आपका जो पहला स्तर होता है वो होता है वर्ण स्तर। आपको पता है वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक। दूसरा आपका क्या रहेगा? शब्द स्तर। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इस स्तर पे वर्तनी क्या होगी? वर्ण के स्तर पे वर्तनी क्या होगी? और वर्ण और शब्द के बाद जो तीसरा हमारा आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है क्या? वाक्य स्तर। वो हमारा क्या होगा? वाक्य स्तर। कि वाक्य के स्तर पे वर्तनी क्या होगी। इतना सबको क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। वर्तनी के कितने बेटा विराम चिन्ह क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम बता देंगे। पिछली क्लास में हम लोग विराम चिन्ह पढ़े थे, ठीक है? हाँ, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, परेशान न हो। पहले वर्तनी पढ़ लो। ठीक। क्या बेटा पढ़ा रहे हैं तो कहाँ समझ में आएगा? तो पढ़ा रहे हैं। ठीक। अब इसमें पहला हमारा है वर्ण स्तर।
पहला हमारा जो स्तर है क्या है? वर्ण स्तर। वर्ण स्तर क्या होता है, ध्यान से समझिए। हमको पता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक। अब स्वरों के स्तर पे और व्यंजनों के स्तर पे मात्राओं की शुद्धि, वर्तनियों की शुद्धि कैसी होगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें होता है ना कि ह्रस्व दीर्घ ये सब होता है कि नहीं? ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, बोलिए। जैसे ह्रस्व में अ होता है, यहाँ आ होता है, बोलिए, यहाँ ई होता है, यहाँ ये सब वर्तनी। जैसे अगर हम लिखें इमली, तो देखिए इमली को आप ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे। इसमें से कौन सा सही है, पहला कि दूसरा, ये बताइए। पहला। ये मतलब आपका जो है, आप लोग इसको मान रहे हैं कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। इसी को वर्ण स्तर पे जो वर्तनी की शुद्धि होती है, इसी को माना जाता है। ठीक। जैसे ईख लिखना हो, तो ईख ये होगा सही कि ये वाला? बताओ, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा? ये सही होगा, ये गलत होगा। ठीक। तो यही वर्ण स्तर पे छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, समझ गए कि नहीं? दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है शब्द। जो हमारी शब्द वर्तनी, शब्द स्तर का वर्तनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्णों में तो आदमी सुधार कर लेता है, शब्दों में दिक्कत आ जाती है। तो पहले हम लोग शब्द स्तर पे देखते हैं क्या क्या है। जो शब्द स्तर पे आता है, शब्द किसे कहते हैं ये पहले बता दीजिए। कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सब क्लियर है? ठीक। जैसे मान लो हम लिख दिए कमल, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है ना। अब देखिए शब्द स्तर पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, ध्यान देते हैं। पहला है शिरोरेखा। शिरोरेखा। अब कहेंगे सर शिरोरेखा क्या होता है? ठीक। जैसे मान लीजिए हमने अपना नाम लिखा, ये मैं अपना नाम लिख रहा हूं, और ये जो हमने ये माथा जिसको कहते हैं ना, इसी को कहते हैं, ये जो लाइन होती है इसी को कहते हैं शिरोरेखा। ये हमने ऊपर ये लिखा लगाया है ना, ये जैसे अगर हम लिखे क म ल, और इसके ऊपर ये जो लाइन खींचते हैं इसी को कहते हैं शिरोरेखा। तो किसी भी शब्द में शिरोरेखा का बड़ा महत्व होता है। महत्व क्यों होता है कि जैसे ही आप शिरोरेखा लगाएंगे, इस शब्द की सीमा निर्धारित हो जाएगी। अभी बिना हम लिखते हैं शिरोरेखा के, देखो किसी पे शिरोरेखा नहीं लगी है, आपको एकदम सार्थक शब्द लगेगा ये? बोलिए। नहीं लगी है ना। अब इसी पे देखो हम शिरोरेखा लगाते हैं, देखो लगाना शुरू किए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो दोनों शब्द अलग अलग हो गए। क्लियर? तो शिरोरेखा समझ गए, शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा को समझ गए? शिरोरेखा क्या करता है, ध्यान देना। शिरोरेखा क्या करता है कि वह शब्दों की सीमा को निर्धारित करता है। क्या करता है? शब्दों की सीमा को निर्धारित करता है। दूसरा हमारा है अनुस्वार। ये सब हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को। दूसरा हमारा है अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? आपको याद होगा ना, अंगूर, गंगा,
मंच, चंपक, ये सब याद है। जैसे ये हम लिखते थे अंगूर, अंगूर, तो अंगूर में ये जो बिंदी लगी होती थी, ये इसका साइन यही है ना। ये क्या है? अनुस्वार है। बोलिए, अनुस्वार क्या होता है? नोट करो ये सब। नासिक के व्यंजन ध्वनि होती है, नासिक के व्यंजन ध्वनि होती है। अनुस्वार जो है नासिक के व्यंजन ध्वनि होती है। और ये नासिक के व्यंजन ध्वनि क्यों होती है? देखो अंगूर, क से लेके जो क और इसमें लास्ट में अंगा आता है ना, इसमें इया आता है, च वाले में, द वाले में अड़ा आता है। ये पंचमाक्षर है कि नहीं? ठीक। इसके नियम होते हैं, उसको देखा जाएगा आप लोग। देखो इसमें पहला नियम क्या है? प्रत्येक वर्ग के पहले चारों वर्णों के पहले और रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग के चारों वर्णों के पहले, प्रत्येक वर्ग माने क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और च वर्ग। ये चार ये वर्ग है कि नहीं? सॉरी, प वर्ग होगा ना यहाँ। त के बाद त वर्ग और प वर्ग। नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग के चारों वर्ण कौन होगा? ख, ग, घ। क्या बेटा? अच्छा सॉरी, च वर्ग। वेरी गुड, इसका तो ध्यान दे रहे हो तुम लोग। ठीक, क, च, ट, त, प। इसका देखो, इसमें चारों वर्ण कौन से होंगे? इसके कौन से होंगे? छ, च और झ। ठीक, इसका क्या होगा? ठ, ड, ढ। इन सब में देखो नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग के चारों वर्णों के पहले यदि अरहित हो तो पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे गंगा, गंगा, ये शुद्ध शब्द है। अगर इसको ऐसे लिखते गंगा, ये भी तो शुद्ध है। लेकिन अनुस्वार का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग के चारों वर्णों के पहले, देखो चारों वर्ण में से ग चारों वर्णों में एक वर्ण है, बोलिए, और अरहित है, इसके पहले अ नहीं आया है, तो पंचम वर्ण अंगक के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। पंकज, देखो ध्यान से, ठीक, मंच, समझ गए? बोलिए, जरा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, पढ़ेंगे घर में समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम देखिए, कहते हैं कि जब कोई पंचमाक्षर का जब हम नाम ले तो पंचमाक्षर में यही आता है, अंग, इय, अर, न और म। ये पंचमाक्षर है, इनको नोट कर लीजिए। कहते हैं कि जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त रूप से, संयुक्त माने आपस में संयुक्त रूप से जुड़े तो
पहला पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, बल्कि पंचमाक्षर का रूप भी संयुक्त होगा। मतलब अगर दो पंचमाक्षर आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक अनुस्वार नहीं बनेगा, बल्कि दोनों संयुक्त होंगे। ठीक, जैसे मान लो अन्न है, देखो ध्यान से, इसमें देखो अन्न में दो पंचमाक्षर है, क्योंकि 9 पंचमाक्षर में आता है। बोलो, आता है ना। सम्मेलन, देखो ध्यान से, सम्मेलन दोनों पंचमाक्षर है। ठीक, अगला देखिए तीसरा नियम। तो जो तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम क्या कहता है कि य, व और ह के पहले, ध्यान से देखो, तीसरा नियम कहता है कि य, व और ह के पहले, य, व, ह के पहले, य, व, ह के पहले क्या होता है? अगर पंचमाक्षर आए, ठीक, पहले पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार, जो अनुस्वार होगा, क्योंकि पहले नियम में क्या था कि अ के पहले आता है तो अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है, लेकिन य व ह के पहले पंचमाक्षर आएगा तो अनुस्वार का प्रयोग, आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ठीक, अपितु क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पंचमाक्षर को लिख देते हैं, बल्कि पंचमाक्षर को यहां लिख देना बल्कि या अपितु, अपितु पंचमाक्षर को लिख देते हैं। जैसे देखो पुण्य लिखना हो, पुण्य, पुण्य देखो ये हमने शब्द लिखा है, ध्यान से समझना। पुण्य लिखते हैं और क्या लिखते हैं? समन्वय। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है, और नियम पे बैठाओ, तब मजा आएगा। नियम पे बैठाओ, देखो ये मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। कहते हैं कि य व ह के पहले, तो देखो यह है वह, समझ रहे हो? बोलो। कह रहा कि य व ह के पहले, तो देखो य के पहले भी है, व के पहले भी है, पंचमाक्षर आने पर। अब बताओ अड़ पंचमाक्षर और न पंचमाक्षर है कि नहीं है? तो आने पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, पंचमाक्षर को लिख देते। देखो लिख दिया गया कि नहीं? अब किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अगला नियम देखिए, स स स का नियम। स और स, तीनों स है ना, स और ह। अच्छा बताओ इनको क्या कहते हैं, कौन से व्यंजन है ये? इनको किस व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाएगा? कदमों पुष्प व्यंजन भूल गए क्या? बोलो।
इसको भूल गए क्या तुम लोग? बोलो जल्दी से। तो फिर बोली क्यों नहीं आ रही थी अभी तक? जब बताए हैं तब इसको उसको व्यंजन कहते हैं। देखो, अगर स के पहले केवल इनके पहले केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक है, पंचमाक्षर का प्रयोग होता ही नहीं। नियम किताब में दिया हुआ है, बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। जैसे देखो लिखते हैं कि स के पहले लिख लो सर, केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक। और पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखो अंशु, अंशु, वंश, देखो ध्यान से, परिभाषा ध्यान से पढ़ लो। अब परिभाषा पढ़ो, कहते कि स ह के पहले, उदाहरण में आ जाओ, जो चीज परिभाषा में लिखी है उदाहरण में लिखी है कि नहीं। देखो यहाँ एक स दे दिया है और यहाँ भी एक स दे दिया है, तो कहते हैं कि इन सबके पहले केवल अनुस्वार का प्रयोग। तो इन सबके पहले देखो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है कि नहीं? क्लियर? डाउट किसी को कोई? चलिए पांचवा नियम देखिए, कहते हैं कि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद क्या होगा? जो शब्द य र ल व, ठीक, इनको कौन सा व्यंजन बोलते हैं जल्दी बताओ? हाँ, वेरी गुड, अंतस्थ। य र ल व से आरंभ हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? आरंभ होते हैं तो म अनुस्वार का प्रयोग हो तो क्या होता है? म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। म जो शब्द होगा ये अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता। क्लियर होगी बात? जैसे देखो समधन यंत्र, समधन यंत्र, इसको बनाओगे तो आपका बनेगा संयंत्र, संयंत्र। कहते हैं कि सम उपसर्ग के बाद, देखो सम उपसर्ग के बाद अगर शब्द यह हो, देखो यह है कि नहीं? बोलिए, बोलो भाई। कहते हैं कि सम उपसर्ग के बाद जो शब्द य र ल व से आरंभ हो, तो देखिए एक सम उपसर्ग यहां है, एक सम उपसर्ग यहां है। इन सब के बाद ध्यान दो, य और व आए हैं कि नहीं? सम के बाद यह आया है, यहां सम के बाद वह आया, तो म अनुस्वार में ये जो म होगा ये अनुस्वार में देखो बदला है कि नहीं बदला है? ठीक, चीजें क्लियर? ये शब्द विस्तार में या शब्द विचार में अनुस्वार के लिए हो गया। अब अगली क्लास में हम अनुनासिक के लिए नियम बताएंगे। उसके पहले एक शॉर्ट टेस्ट मंगलवार को लेंगे, जितना पढ़ाए हैं आज, ठीक है, उसको पढ़ के टेस्ट दीजिएगा तब पढ़ाएंगे, ओके। और आज वाला भी टेस्ट आप लोगों का होगा।
1 बजे टेस्ट है ना, कितने बजे टेस्ट है? 1 बजे टेस्ट, 1 बजे देना है और 1:15 उसका टाइम नहीं, केवल 15 मिनट का। 5 मतलब 5 या हम मान लो 8 मिनट दे देते हैं तुमको पेपर सबमिट करने के लिए। तो 1:23 तक सबकी कॉपी मेरे पास मेरे पर्सनल पे आनी चाहिए, पर्सनल नंबर पे, ठीक है ना? ग्रुप में नहीं आना है, ग्रुप में नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं, ठीक।